महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी के नेतृत्व को स्वीकार चुकी है। महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी को विकास पुरुष के रूप में देख रही है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जब कभी लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कारपोरेशन में उभरेगी। हमारी सरकार कोई माइनॉरिटी के विरोध में नहीं है। आशा जो बेचते हैं ना, जो जिंदगी से खेल रहे, पूरे परिवारों से खेल रहे, उन पे भी कठोर कार्रवाई होके, जैसे मकोका के तहत बेचने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का काम ये हमारी सरकार आने वाले दिनों में करने वाली। हम आपकी मुलाकात कराते हैं पंकज सुराना साहब के साथ में। हम आपको ये बता दें, पंकज सुराना साहब जो है वो मुंबई साउथ सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है। इसके साथ ही धारावी जो इलाका है उसके प्रभारी है। आइए आज इस खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सुराना जी से। पंकज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप इतने सालों से राजनीति में सक्रिय है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आज की राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1997 में जब स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ईशान्य मुंबई क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इन दिनों मैं एजुकेशन स्वामी विवेकानंद चेंबूर से कर रहा था। प्रमोद जी से प्रेरित होकर 1997 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सदस्य के रूप में प्रमोद जी के नेतृत्व में पार्टी में ज्वाइन हुआ और लगातार 1997 से लेकर आज 2025 में हम फिर पार्टी ने मुझे अनेक दायित्व दिए, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष दिया, विधानसभा का महामंत्री दिया, जिला का उपाध्यक्ष दिया, जिला का उपाध्यक्ष के नाते धारावी का एक बार प्रभारी किया, एक बार अणुशक्ति नगर का प्रभारी किया, एक बार वडाला का प्रभारी किया। ऐसे अनेक दायित्व पिछले दिनों पार्टी ने मुझे दिए। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, जब महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2017 में मुझे मुंबई महानगर पालिका का कारपोरेशन का टिकट भी दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है और अनेक दायित्व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे पिछले दिनों में दिए हैं। पंकज जी, आपने महानगर पालिका के चुनाव के बारे में कहा, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की अभी बात की, और आप मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं। उस वक्त चुनाव के किस तरह की स्थिति थी? और अब चुनाव जो है हुए नहीं है। 2017 में मुझे लगता है आपने चुनाव लड़ा था, आज 2025 है और 2025 के बीच में चुनाव नहीं हुए, इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं? और महानगर पालिका के चुनाव को लेकर आपकी तैयारी क्या है, इस बारे में भी बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि अब इसे सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से, यानी पार्टी जब 80 में बनी और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी और प्रमोद महाजन जी के नेतृत्व में हम मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हम यूटी में लड़ते थे। हर बार हम यूटी में लड़ते थे, सेना हमें 50 सीटें देती थी, हम 50 में से 31-32 हमारे चुनकर आते थे। और बड़ा दिल कर स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी हमेशा महापौर शिवसेना का बने, इसलिए बीजेपी साथ में रहती थी। परंतु 2017 में परिस्थिति बदली और हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने कहा कि कुछ सीटों पर तालमेल जम नहीं पाया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी और लगभग 200 सीटें लड़कर पूरे मुंबई में पहली बार हर नगर पालिका वार्डों में हम कमल का फूल लेकर जनता के बीच में गए और पहली बार युति से ना लड़कर भारतीय जनता पार्टी के 82 नगर सेवक चुनकर मुंबई महानगर पालिका में गए। और लगातार 30 वर्षों से उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, जो मुंबई महानगर पालिका में कब्जा होने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी के बिना युति में 84 नगर सेवक चुनकर मुंबई महानगर पालिका में गए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुंबई की जनता हमारे साथ थी, मगर हम युति का धर्म निभाते हुए हम उद्धव ठाकरे जी की सेना से हाथ मिलाकर हमेशा महापौर बने। उनका इसमें हमारा युति का धर्म का हम निर्वाह करते थे। परंतु उद्धव ठाकरे जी की जब जब बारी आई, जैसे आपको पता है 2019 के चुनाव में हम युति में लड़े, हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र जी के नेतृत्व को स्वीकारा और फिर एक बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में 2019 के
चुनाव में बनकर आई, और जब युति का धर्म निभाने की बात आई तो यही उद्धव ठाकरे जी और यही शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हाथ मिलाकर हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर घोंपकर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद को स्वीकारा। एक तरफ बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहा करते थे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के शब्द थे कि जिस दिन मेरी शिवसेना का कांग्रेसीकरण होगा मैं उस दिन ये शिवसेना पार्टी को बंद कर दूंगा। मगर उद्धव ठाकरे जी ने कुर्सी की लाचारी में, कुर्सी के मोह में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पीठ पर खंजर घोंपकर ये 2.5 साल महाराष्ट्र में शासन किया, और उन 2.5 सालों की दुर्गति महाराष्ट्र में हुई है। फिर एक बार बहुत बड़ा महा उठाव, जैसे आप समझ सकते हो कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 50 से 54 आमदार शिवसेना से टूटकर मोदी जी के नेतृत्व को मानकर, देवेंद्र जी के नेतृत्व को मानकर, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ आकर 2022 में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में फिर एक सरकार बनी, और लगातार 2.5 साल काम करने के बाद फिर जब हम जनता के बीच में एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस, हम तीनों मिलकर लड़े, तो आप देख लीजिए नज़ारा इस तरफ था कि महाराष्ट्र में 288 सीटों में से लगभग 245 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार चुनकर आए। इससे ये साबित होता है कि महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी के नेतृत्व को स्वीकार चुकी है। महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी को विकास पुरुष के रूप में देख रही है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जब कभी लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कारपोरेशन में उभरेगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय देवेंद्र जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस मुंबई की गद्दी पर बैठेगा। पंकज जी, आपने महायुति यानी युति की बात की, जैसे अलायंस जो होता है अलग अलग वक्त में अलग अलग अलायंस, और ये अलायंस को लेकर देखा गया बहुत ज़्यादा समस्याएं रही हैं यहाँ पर, अलग अलग समस्या, कभी यहाँ की युति वहाँ पे इतना पुराना जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो अलायंस था वो टूट गया। इस बारे में इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आने वाले दिनों में इस पर क्या बात हो सकती है? क्या नए बदलाव हो सकते हैं? क्या राजनीति इस पर हो सकती है? इस पर भी बात कीजिए। देखिए, मैं आपको एक सादा सा उदाहरण दे दूं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी युति का धर्म भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निभाती है, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मुंबई के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जब 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और लगभग 36 पार्टियों को साथ में लेकर अटल जी ने उन दिनों देश में शासन किया, और युति किस तरीके से चलती है ये उन्होंने महाराष्ट्र नहीं पूरे देश और दुनिया को दिखाया कि 36 पार्टियों का तालमेल कर ये भारत सरकार अटल जी के नेतृत्व में चली। और दूसरा उदाहरण, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बड़ी पार्टी बनी, और साथ ही साथ हमारे जो मैंडेट है इस देश को चलाने के लिए जनता ने जितने खासदार चुन के देने चाहिए, मुझे लगता है लगभग 272 से भी ज़्यादा, यानी 281 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी इस प्रधानमंत्री पद के कुर्सी की शपथ ली। मगर लार्जेस्ट पार्टी और बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथी जो उस समय 2014 में जो गठबंधन में लड़े, सबको साथ में लेकर, ऐसा नहीं कि हम कोई घमंड में आ गए, या हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मैंडेट मिलने के बाद भी भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार देने के बाद भी इस देश को बताया कि युति का धर्म का पालन कैसे किया जाता है। फिर हमारे साथ चंद्रबाबू नायडू जी जुड़े, हमारे साथ उद्धव ठाकरे भी थे पहली सरकार में, यानी बाला साहब ठाकरे जी के जो पुत्र थे उद्धव ठाकरे जी भी थे, और अनेक पार्टियां पूरे देश से। तो युति के धर्म का पालन करना ये भारतीय जनता पार्टी के रगों में बसा हुआ ये धर्म है। इसलिए युति में किसी पार्टी को छोटा करना, बड़ा करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। मगर जब आप एक विचारधारा को त्यागोगे, यानी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी उनके विचारों को अगर छोड़कर, अगर त्याग कर आप महाराष्ट्र में कुर्सी के मोह में जाओगे, तो क्या अंजाम होता है 2024 के विधानसभा में लोगों ने बताया उद्धव ठाकरे जी को। इसलिए युति का धर्म निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रगों में युति का धर्म और महाराष्ट्र के और देश का कैसा विकास हो, ये हमारे रगों रगों में बसा हुआ देशभक्ति का सूत्र है। पंकज जी, इस वक्त जो है महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके अंदर इस तरह की बातें आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मंत्री है, जो कैबिनेट है, उसमें जो है बहुत रद्दोबदल हो सकते हैं। उससे किस तरह की समस्या हो सकती है, या वो पक्ष में होगा बातें पक्ष में आएगी, या वो फिर पक्ष के खिलाफ जाएगी? किस तरह से आप इस बात को देखते हैं?
नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में फिर वो नगर सेवक हो, विधायक हो, मंत्री हो, खासदार हो, आमदार हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो, हमारे यहाँ पद लेने के बाद हमने लगातार, यानी आज हमने पद लिया और 100 दिनों के बाद हमको जनता के बीच में, हमने जनता का, जो जनता ने शायद मुझे विधायक बनाया और 100 दिनों के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टी हमारा फीडबैक लेती है। तो ऐसे हमारी सरकार जो महाराष्ट्र में बनी है, लगभग मेरे ख्याल से 100-125 दिन हुए, तो 100-125 दिनों में जिन मंत्रियों को विभागों में जो जो काम दिया गया था उनका निरीक्षण होगा, और जिस मंत्री ने अच्छा काम किया है उसका प्रमोशन होगा, और जिस मंत्री ने दायित्व लेने के बाद पद का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया, तो ऐसे मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी, मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ कि दिया हुआ काम को अंजाम तक पहुँचाना, जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की छवि महाराष्ट्र में बनी है, एक विकास पुरुष के नाम पे वो जाने लगे, तो इसलिए कहीं से भी चूक, ऐसे हमारे सभी मंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी राजनीतिक कुछ बाधाएं होती है, उनको देखकर आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकता है, और वो मुख्यमंत्री जी का निजी पावर है, इसमें मुख्यमंत्री जी जो योग्य निर्णय होगा वो स्वयं करेंगे। जैसा कि अभी आप बात किए, केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, ठीक है ना, दोनों जगह सरकारें भाजपा की है, चंद्रबाबू नायडू भी साथ में है, या दूसरी जगह पे नीतीश कुमार जी हैं वो साथ में है, पार्टी के जो अलायंस में है। लेकिन आप इसके बावजूद ये बातें देखी जाती है, जो माइनॉरिटीज़ है उनके ताल्लुक से ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक गैप है, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट में जाती हुई दिखती है। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फ़ख्र और गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो माइनॉरिटी समाज है उसको लगातार वर्ष ये कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के रूप में वापरती थी और वापर रही है, मगर आज का जो मुस्लिम माइनॉरिटी का जो तबका, पढ़ा लिखा तबका है ना, वो कहीं ना कहीं फिर नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक आशा की किरण देख रहा है, देवेंद्र जी के रूप में एक आशा की किरण देख रहा है। और मैं आपको फ़ख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार कोई माइनॉरिटी के विरोध में नहीं है। हम जब विकास की बात करते हैं तो उसमें सिख भी आ जाता है, माइनॉरिटी आ जाता है, जैन आ जाता है, बौद्ध आ जाता है, ऐसे सभी धर्मों को साथ में लेकर हम इस देश का और महाराष्ट्र का विकास करना, ये देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र का विकास करने का प्रण लिया है। और इस देश के महानायक नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं, यानी उदाहरण के तौर पर जब हम आयुष्मान भारत योजना लाते हैं, तो जितना वो हिंदू के लिए लागू है उतना ही माइनॉरिटी के लिए भी लागू है, उतना ही क्रिश्चियन के लिए भी लागू है, उतना ही सिख के लिए भी लागू है। ये जात पात की राजनीति वर्षों यानी 50 साल जो कांग्रेस करते आई थी, और आज कांग्रेस का जो माइनॉरिटी वोट बैंक खिसका है, इससे कांग्रेसी नेता कहीं न कहीं बुझी हुई किरण की तरफ अपने आप को देख रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ में आया, फिर वो माइनॉरिटी हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म हो, बौद्ध हो, मारवाड़ी हो, जैन हो, गुजराती, हम सबको साथ में लेकर जाकर महाराष्ट्र का विकास और देश का विकास करना चाहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर जो दाग लगाते हैं विरोधी लोग कि हम माइनॉरिटी को, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में जब से मुख्यमंत्री देवेंद्र जी आए 2014 से लेकर 2019 तक एक भी पुलिस रिकॉर्ड में कहीं पर जातिवादी दंगा यानी मुसलमान और हिंदू लड़ा है 2014 से 2019 तक एक भी एफआईआर नहीं है। बदकिस्मती से बीच में जो सरकार थी एक आध एफआईआर हुई थी नाला सोपारा वसई की, तुरंत कार्रवाई करके देवेंद्र जी ने वहाँ के सीनियर पे, वहाँ के एसीपी, वहाँ के डीसीपी सब पे कार्रवाई की, और कहीं पे पूरे महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमान लड़ना नहीं चाहिए, ये धैर्य लेकर चलने वाले हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी सबको साथ में लेकर, जो मोदी जी नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें सभी जाति धर्मों के लोग आ जाते हैं। हम किसी को साथ लिए बिना उसको अधूरा छोड़कर इस देश का विकास, न महाराष्ट्र का विकास हो सकता है। इसलिए सभी धर्मों को साथ में लेकर हम इस देश का विकास और महाराष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। ये पूछना चाहूँगा, आपने काफ़ी अच्छी बातें की माइनॉरिटी को लेकर, आपने ये बताया कि सरकार क्या चाहती है या सरकार माइनॉरिटी के लिए क्या करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कई मुद्दे लोगों के बीच में रहे, चाहे वो अजान की बात हो, चाहे वो डेसिबल की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये इस तरह का एक मुस्लिम समाज में इस तरह का एहसास हुआ या इस तरह की बात वो महसूस करते हैं कि ये जो है कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है एक समाज के लिए की जा रही है, जबकि जो है हमारा जो देश है वो सबके लिए बराबरी की बात करता है, कानून बराबरी की बात करता है। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की समस्या है, इस समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे? और उसमें ही एक सवाल ये भी जोड़ करके, अगर मुस्लिम समाज इस समस्या को लेकर आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया
यही सवाल मैं जब महाराष्ट्र के पिछले दिनों शीतकालीन सत्र चल रहे थे विधानसभा के, तो हमारे यहाँ की विधायक सना मलिक जी ने, इस आमदार सना मलिक जी ने इसी सब्जेक्ट पर विधानसभा में बात की है, शायद आपको भी जानकारी होगी। तभी स्वयं मुख्यमंत्री जी उनके सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए और मुख्यमंत्री जी ने उसे एक्सेप्ट भी किया कि ये जो संविधान बनते समय डेसिबल को लेकर जो कानून बनाया गया था वही कानून आज तक चल रहा है। कहीं न कहीं इस पर केंद्र सरकार को पहल करके, महाराष्ट्र की सरकार उस पर पहल करेगी और केंद्र सरकार उसके साथ में अमल बजावनी करते हुए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर हम केंद्र सरकार से राय मशवरा लेकर हम महाराष्ट्र का एक यूनिट शिष्टमंडल लेकर हम पीएम और देश के गृह मंत्री जी से मिलेंगे और उस पर तत्काल निर्णय हो। इस दिशा में हमारी सरकार महाराष्ट्र की काम कर रही है। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारी विधायिका का, सना मलिक जी का, जिन्होंने विधानसभा में, वो पहली बारी वैसे चुनकर आए, मगर एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज़ादी के बाद से, वैसे देखा जाए तो कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोगों ने इस पर सोच विचार करना चाहिए था, मगर नहीं, हमारी आमदार ने सवाल किया और स्वयं मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब दे रहे। तो इससे ही साबित होता है कि सरकार हमारी माइनॉरिटी के साथ है। हम माइनॉरिटी समाज को साथ में लेकर जो बाधाएं आ रही है, हम किसी समाज को त्याग कर, छोड़कर इस महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। विकास करने के लिए हमें सभी धर्मों का साथ चाहिए। पंकज जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें की यहाँ पे, लेकिन आप अब ये महानगर पालिका के चुनाव जो है हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। इसमें इस चुनाव को लेकर क्या आपकी तैयारी है? क्या आप ये चुनाव लड़ने वाले हैं? और इसके साथ में ये भी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि मैंने पूछा था कि अगर माइनॉरिटी के लोग आपके पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं अपनी समस्या को लेकर, तो उसका समाधान के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो माइनॉरिटी को गले लगा कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर कुछ जो फसादवादी ताकतें हैं महाराष्ट्र में, वो माइनॉरिटी को हमसे दूर रखना चाहती। और आज से नहीं, आज़ादी के बाद से, जब से ये देश का बंटवारा होने के बाद हम आज़ाद हुए, तब से लेकर इनको लगता है कि माइनॉरिटी का वोट बैंक पर हमारा सिक्का लगा हुआ है। मगर कहीं ना कहीं 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से जो पढ़ा लिखा माइनॉरिटी का तबका है, कहीं ना कहीं वो आज हमारे साथ है। उनको देश में चल रही विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी है, किस तरीके से देश, हिंदुस्तान का डंका विश्व में बज रहा है। और महाराष्ट्र का भी मैं आपको बोल दूं, अनेक योजनाएं जो कांग्रेस नेतृत्व लगातार 40 साल काम करने के बाद, महाराष्ट्र में शासन करने के बाद भी अनेक योजनाओं पर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार कर नहीं पाई। तो देवेंद्र फडणवीस नामक एक शेर 2014 में जब मुख्यमंत्री बनता है, 2014 से पहले यानी 20 साल लगातार शासन करने के बाद 11 किलोमीटर का जाल ये लोग मेट्रो का फैलाते पूरे मुंबई में। और ये नरेंद्र मोदी का एक सैनिक देवेंद्र फडणवीस नामक शेर जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है, तब उन्होंने 5 साल के अंदर अंदर ही लगभग 128 किलोमीटर का जाल ये मुंबई में मेट्रो का बिठाया है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक तरफ ये लोग 40 साल में सिर्फ 11 किलोमीटर का जाल भी नहीं बिछा पाए, तो ये क्या विकास महाराष्ट्र को दे सकते हैं। तो माइनॉरिटी की भी नज़रें आजकल देवेंद्र जी के विकास के ऊपर लगी हुई है और नरेंद्र मोदी जी के विकास के ऊपर लगे हैं। तो आने वाले दिनों में हम महाराष्ट्र का विकास तो करने ही जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे माइनॉरिटी समाज को भी साथ में लेकर उनको भी एक अच्छा मुकाम इस महाराष्ट्र में मिले, इस दिशा में हम सभी कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व और हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका का जब हम 2017 में, हमको कोई आइडिया नहीं था कि हम बिना युति में लड़ेंगे, ना हमारी तैयारी थी। हमारी मानसिकता ये थी कि हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये युति में हम चुनाव में जाएंगे और लगभग 60-70 सीटें हमको मिलेगी और उसमें से 40, 45, 50 हम जीत कर आएंगे। मगर युति कुछ कारणवश टूटी और 2017 में हम जब अकेले चुनाव मैदान में गए, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे 82 नगर सेवक चुनकर मुंबई के महानगर पालिका में गए। मगर अब तो 2014 से 2019 तक देवेंद्र जी का विकास, फिर एकनाथ शिंदे जी का 2.5 साल का विकास और अभी फिर देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है, फिर इन 150 दिनों का विकास, ऐसी अनेक योजनाओं को लेकर मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। तो ये कहीं ना कहीं अभी आने वाले दिनों में जब कभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुंबई की जनता ने देवेंद्र जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, इसलिए मुंबई
मुंबई महानगर पालिका की हमको चिंता नहीं है। जब कभी चुनाव होंगे सबसे बड़ी पार्टी मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही महापौर बनेगा। और हमारी जो आघाड़ी है एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और अजीत दादा की पार्टी, हम इनको साथ में लेकर जो मुंबई का विकास 30 सालों से उद्धव ठाकरे जी ने रोक कर रखा है, शिवसेना ने रोक कर रखा है। आप देख लीजिए लगातार मानसून आता है, जब कभी 30 सालों तक कारपोरेशन में कब्जा होने के बाद भी जब मानसून आता है 500 करोड़ का बजट सिर्फ मुंबई के गड्ढों को पानी से बचाने के लिए। क्या आपके पास योजनाएं नहीं थी? 30 साल शासन करने के बाद क्यों आप 500 करोड़ जो मुंबई वासी अपने मेहनत की कमाई का टैक्स भरते मुंबई महानगर पालिका को, आप हर साल 500 करोड़ रुपया ये पानी में और खड्डे में डालने का पाप उद्धव ठाकरे रूपी महापौर ने किया है। इससे आज़ादी दिलाने के लिए फिर अनेक योजनाएं, क्या दिल्ली में हम मुफ्त पानी दे सकते हैं? मुंबई में क्यों नहीं दे सकते? मुंबई का कितना रेवेन्यू हमारे गरीब नागरिक कर के रूप में भरते हैं। हम मुंबई में हमारा महापौर बनने के बाद हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम कहीं ना कहीं पानी पर भी कोशिश करेंगे काम करने की, बिजली पर करेंगे। ऐसी अनेक योजनाएं, जैसे झोपड़पट्टी में बेचारे गरीब अपने जीवन भर की कमाई से घर की मरम्मत करता है, तो सबसे पहले बीएमसी का अधिकारी, उसके बाद पुलिस, अनेक ऐसे लोग परेशान करते हैं ना। इन सभी मुद्दों से आज़ादी दिलाएगा हवा वाला जब महापौर मुंबई पर बैठेगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए मुंबई का महापौर भी भाजपा का होगा, मुंबई में महाराष्ट्र में सरकार भी देवेंद्र जी के नेतृत्व में भाजपा की होगी और देश में देश के नायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी। तो ये पूरे इंजन एक साथ नरेंद्र मोदी जी को जुड़ेंगे और फिर मुंबई का विकास कैसे नहीं होता है। मुंबई की जनता ने जो सोचा है उतना विश्वास पर कायम रहने का काम भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ हर एक नगर सेवक इन मुंबई में करेगा। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। पूरे मुंबई शहर में नशे का जो है एक बड़ा मसला है, बड़ी समस्या है, और ख़ास करके देखते हैं कि जो ऐसे जो जगह हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहते हैं, जहाँ मुस्लिम्स जहाँ पे रहते हैं, बहुल इलाके हैं, वहाँ पे भी दिखा है अलग अलग तरह के नशे की जो है परेशानी है। बच्चे नशा कर रहे हैं, बुरी नशे की जो है लतों में पड़ रहे हैं। वहाँ पर जो है किसी तरह का अंकुश लगना चाहिए। वहाँ ऐसे आम नागरिकों का कहना है, आप क्या करना है इस जो है ये नशे की जो बुराइयाँ बढ़ रही है उस पर अंकुश डालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो ऐसा है कि ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है। किसी परिवार का अगर बच्चा नशे से युक्त हो जाता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि अभी शीतकालीन सत्र में हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने नशे पे स्पेशल उन्होंने एक यूनिट बनाया है। और नशा जो करते हैं उनको नहीं, नशा जो बेचते हैं ना, जो जिंदगी से खेल रहे, पूरे परिवारों से खेल रहे, उन पे भी कठोर कार्रवाई होके, जैसे मकोका के तहत बेचने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का काम ये हमारी सरकार आने वाले दिनों में करने वाली। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 40-40 साल आप महाराष्ट्र में शासन करने के बाद, और बहुत सारी मुझे दुख होता है ये बोलने में कि अनेक मुस्लिम परिसर जो आते हैं, मुस्लिम बस्तियाँ, वहाँ पर ये अधिक मात्रा में हो रहा है। और बदकिस्मती देखिए, इनके विधायक भी मुस्लिम समाज से ही आते हैं, फिर भी ये लोगों ने इस पे ध्यान देने का कभी सोचा नहीं। मगर हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने पिछले ही शीतकालीन सत्र में यानी पावसाली अधिवेशन में उन्होंने कहा है कि नशा का जो कारोबार करते हैं उनके मकोका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम 1.5 साल तक उनको कोई बेल बिल का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता या विधायक या मिनिस्टर या मुख्यमंत्री स्वयं इस पर अग्रसर है। क्योंकि एक परिवार में कोई एक बच्चा नशे में जब युक्त होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, और परिवार डिस्टर्ब होने के बाद वो समाज में बेचारे की क्या स्थिति होती है। क्योंकि हम झोपड़पट्टी में ही रहते थे, झोपड़पट्टी में से ही आज भारतीय जनता पार्टी के इस पद तक आए। इसलिए इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री स्वयं इंटरेस्टेड है और बहुत जल्द एक कड़क कानून बनाकर जो नशे का कारोबार करते हैं, जो नशा कर रहे हैं उनको तो हम बाद में संभालेंगे ही, मगर जो नशों का कारोबार कर रहे हैं और जिस पुलिस स्टेशन की हद में वो चल रहा है उस पुलिस स्टेशन के अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने किया है। इसलिए आने वाले दिनों में आप अभी देखिए, कोई खड्डा इतना बड़ा हो चुका है, उसको भरते भरते समय तो लगेगा, मगर मैं आपको फक्र और दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में जो नशे का एक काला सौदागर बनकर काम कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा के नेतृत्व में हम मौत का जो सौदा कर रहे हैं,
नशे का जो कारोबार कर रहे उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार करने वाली है। तो नाजरीन, देखा हमारे साथ पंकज सुराना जी थे। वो अलग अलग हमारे जितने भी सवाल थे, चाहे सरकार के सवाल हो, युति के सवाल हो, या फिर नशे की जो बुराई है उसके सवाल हो, उन तमाम सवालों का जवाब दिया और ये बताया कि किस तरह से आने वाले दिनों में जो नशे की बुराई जो बढ़ रही है उस पर जो है अंकुश लगाया जाएगा, किस तरह से उसको रोका जाएगा, इस बारे में भी बात की। पंकज जी, आपने हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।